नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ आपसे अमेरिका की क्रांति के बारे में बात करूंगा। अमेरिकन रेवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं उनमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये सभी शामिल हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर। तो अगर आप और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये टॉपिक ज़रूर आप देख के जाइए। वर्ल्ड हिस्ट्री जिस भी एग्ज़ाम में सिलेबस में है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, मेंस में, GS1 पेपर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमेरिकन रेवोल्यूशन, और इससे कई बार सवाल आ भी चुका है और हमेशा आने की संभावना रहती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि अमेरिका की क्रांति में और अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में क्या फ़र्क है। तो दोनों एक साथ कई बार ये टर्म्स यूज़ करे जाते हैं, कई बार इंटरचेंज भी उन्हें करके यूज़ करते हैं। तो रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1765 में और 1783 तक चला था, जबकि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो इसी क्रांति का एक हिस्सा है और ये 1775 में शुरू होकर 83 में ख़त्म हो गया था। तो पहले दिन से लड़ाई नहीं शुरू हुई थी, पहले रेवोल्यूशन में दूसरी गतिविधियां हुई और उसके बाद आखिरी के 7-8 साल में लड़ाई चली थी, और इस लड़ाई को कहते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर या फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आप कह सकते हैं कि ये रेवोल्यूशन का ही एक हिस्सा है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये लड़ाई आखिर हुई किसके बीच में थी? ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किन दो गुटों के बीच में लड़ा गया था? एक और थे अमेरिकन लोग जिन्हें हम कहेंगे पेट्रियट। पेट्रियट का मतलब होता है राष्ट्रवादी, देश प्रेमी, और उनका साथ दिया था फ्रांस ने। और लड़ाई किससे लड़ी थी? अंग्रेज़ों से। और अंग्रेज़ों के साथ साथ थे कुछ लॉयलिस्ट, यानी वो वफादार लोग जो अमेरिका में रहते हुए भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे और उनके प्रति इस लड़ाई में वफादार रहे थे। तो ये आबादी का लगभग 15 से 20% हिस्सा था, जबकि 80% लोग इनके साथ थे, पेट्रियट्स के साथ में। एक शब्द आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये कॉलोनिस्ट, ये शब्द बार बार इस वीडियो में आएगा। कॉलोनिस्ट का क्या मतलब है? कॉलोनिस्ट का मतलब वो सभी लोग हैं जो अमेरिका के इन कॉलोनीज़ में रह रहे हैं। तो ये जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं अमेरिका में स्थापित हैं, 13 कॉलोनीज़ थी, तो इनमें रहने वाले सभी लोग कॉलोनिस्ट कहलाते हैं। और इन कॉलोनिस्ट में कुछ लोग बाद में पेट्रियट थे, यानी कि कुछ आज़ादी चाहते थे, और कुछ लॉयलिस्ट रहे। तो ये हैं सभी कॉलोनिस्ट। अमेरिका में एक बहुत बड़ा तबका नेटिव अमेरिकन्स का था, वहाँ के मूल निवासी, जिन्हें पहले रेड इंडियंस भी कहते थे, लेकिन अब ये नाम थोड़ा सा कम इस्तेमाल होता है। करेक्ट शब्द है नेटिव अमेरिकन, यानी कि वहाँ के मूल निवासी, मूल अमरीकी। तो यूरोप के लोगों के पहुँचने से पहले ही कई सदियों से, कई हज़ारों सालों से अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में ये मूल निवासी रह रहे थे, और इनका रहन सहन थोड़ा अलग तरीके का था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनके हट्स हैं जो इन्होंने बना रखे हैं। ये जानवरों का शिकार करते थे और जानवरों की जो खाल है, चमड़ी है, उसका व्यापार ये करते थे एक दूसरे से। ट्राइब्स, इनकी अलग अलग ट्राइब्स थी, ऐसा नहीं है कि ये सब एक ही जैसे थे। कई सारी इनकी ट्राइब्स थी, लगभग 100 से भी ज़्यादा, और सबका रहन सहन, भाषा, इनमें आपस में बहुत फ़र्क था। तो इस तरह की जो ट्राइब्स हैं पूरे उत्तरी अमेरिका में फैली हुई थी। तो ये था इनका नेटिव अमेरिकन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। अब हम देखेंगे अमेरिका की कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस वेस्ट इंडीज़ पहुंचते हैं, और वेस्ट इंडीज़ इन्होंने इसका नाम क्यों दिया? क्योंकि उनका मानना था कि ये भारत है। वो खोजने निकले थे भारत, लेकिन भारत तो वो पहुंचे नहीं, और गलती उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यही भारत है और ये पश्चिमी भारत है, यानी कि भारत एक्चुअली में यूरोप से किस तरफ है? पूर्व की ओर। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि मैं पश्चिम की ओर चला हूँ और मुझे कोई ज़मीन मिली है, तो अब ये पश्चिमी भारत है। आज भी इसी नाम को लोग फॉलो कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज़। तो ये स्पेन की तरफ से भेजे गए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस का जो जहाज़ था वो स्पेन के राजा ने स्पॉन्सर किया था, और इसी कारण स्पेन का जो एम्पायर है वो सबसे पहले खड़ा हुआ इस अमेरिका में। उसके बाद धीरे धीरे फ्रांस, और उसके बाद में इंग्लैंड भी वहाँ पे आ पहुँचा। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में इन तीनों यूरोपियन पावर्स ने अमेरिका पे अपना अपना कब्ज़ा किया, उपनिवेश खड़ा किया। इंग्लैंड ने 1607 से लेकर 1732 के बीच में 13 कॉलोनीज़ वहाँ पे स्थापित करी। 13 अलग अलग कॉलोनी थी, सबका शासन अलग तरीके से चलता था, हर एक में अलग गवर्नर हुआ करता है। इस मैप में आप देख लीजिए, ये सन 1700 का मैप है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कौन कहाँ पे था। तो ये जो समुद्र के तट का इलाका है पूर्व में, ये था इंग्लैंड के पास। तो ये हैं ब्रिटिश कॉलोनीज़।
दक्षिण में यहाँ पे फ्लोरिडा में, और इधर जो मेक्सिको है आज का, ये पूरा इलाका स्पेन के पास में था, और यहाँ बीच में है फ्रांस। ये नदी जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिसिसिपी। ये मिसिसिपी नदी है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी। ये है ग्रेट लेक्स रीजन। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इन पांचों ग्रेट लेक्स के नाम क्या है। आप बताइए पांचों ग्रेट लेक्स के नाम क्या है, और ये जो नदी है जिससे ये समुद्र में जाके मिलता है पानी यहाँ से, इसका नाम भी बताइए। एक चीज़ आपको ध्यान देने योग्य है, आपको लगेगा यहाँ देख के कि फ्रांस का उपनिवेश सबसे बड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे रहते थे इंडियंस, यहाँ पे वहाँ के जो मूल निवासी हैं नेटिव अमेरिकन्स वो रहते थे। फ्रांस के मुख्य शहर सिर्फ यहाँ पे तट के आसपास थे, जो आज का लुइजियाना स्टेट है अमेरिका में, वो वाला इलाका। और कुछ उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट इस नदी के किनारे किनारे पे ही बसा रखे थे। यहाँ से वो इन नेटिव अमेरिकन से व्यापार करते थे, उनसे सामान आदान प्रदान किया जाता था, तो वो यहाँ से ट्रेड होता था। लेकिन उन्होंने अपना कब्ज़ा इस पूरे इलाके में कह रखा था कि ये हमारा इलाका है। ऐसा ज़रूरी था कि वरना फिर ब्रिटिश या स्पेनिश कोई भी आके इस एरिया में ट्रेड शुरू कर सकता था, तो इसीलिए इन्होंने अपना इतना ज़्यादा एरिया बता रखा है। इसी में आपको थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ जो कि आगे चलकर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आज़ाद हो गई और इन्होंने मिलकर बनाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो 13 कॉलोनीज़ हैं यही आगे चल के 13 स्टेट बन गए। वो नाम आपको याद रखने ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। ध्यान रखिएगा फ्लोरिडा यहाँ पे शामिल नहीं है। बाई चांस अगर कहीं पे आ जाता है क्वेश्चन कि ओरिजिनल 13 कॉलोनीज़ में से कौन नहीं था, तो अगर कैलिफोर्निया जैसा नाम आ गया तो ये नहीं होगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है। इन कॉलोनीज़ को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य था, बेनिफिट ऑफ द मदर कंट्री। जो यूरोप में जो देश हैं उनका भला करना, उनकी समृद्धि, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा है ट्रेड के थ्रू, यही इनका लक्ष्य था। तो फ्रांस का लक्ष्य ये नहीं था कि हम जाके अमेरिका का डेवलपमेंट करेंगे, जी नहीं। वहाँ पे वो जो भी डेवलपमेंट कर रहे थे थोड़ा बहुत, और जो वहाँ पे गवर्न कर रहे थे, उसका एक ही उद्देश्य था कि फ्रांस को मजबूत बनाया जाए, फ्रांस को ताकतवर और अमीर बनाया जाए। इसीलिए ये सभी यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पे आए थे। उनका जो नेचर था उस वक्त सबका मर्केंटिलिज्म पे था, यानी कि सब में व्यापार होता था, फ्री ट्रेड होता था। और इस मर्केंटिलिज्म के लिए ज़रूरी था कि रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट किया जाए, और ये रॉ मटेरियल्स इन्हीं उपनिवेश से आते थे। इसीलिए भारत पे भी उन्होंने अपना कब्ज़ा किया, कॉलोनाइज़ किया, और ये सब रॉ मटेरियल्स अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, वहाँ से जाते थे यूरोप में, और यूरोप में वहाँ पे प्रोसेस होकर उनसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनते थे। जैसे देखिए कॉटन, तो कॉटन जो है वो अमेरिका में काफ़ी उगती है। तो जो ये दक्षिणी कॉलोनीज़ हैं जॉर्जिया और कैरोलिना, यहाँ पे जो कॉटन उगेगा वो सभी जाएगा यूरोप, इंग्लैंड, और इंग्लैंड में उससे कपड़ा बनकर वापस इन्हीं कॉलोनीज़ में आएगा जहाँ पे लोग उस कपड़े को खरीदेंगे। तो इंग्लैंड को दोनों तरीके से फ़ायदा है, रॉ मटेरियल भी वहाँ से ही आ रहा है और प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी खपत भी उसी कॉलोनी में हो रही है। तो ये इंग्लैंड के लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन थी। इंग्लैंड क्या, पूरे यूरोप के जितने भी ये ताकतें थी, इन सभी के लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन थी। तो अब आप जान गए हैं कि सन 1750 के आसपास उत्तरी अमेरिका के क्या हालात हैं, कैसे अलग अलग उपनिवेशी ताकतें वहाँ पे कब्ज़ा जमाए बैठी हैं। तो अब हम देखेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों हुआ। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के जो कारण हैं उनको रफली हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सोशियो कल्चरल रीजंस, दूसरा पॉलिटिकल, और तीसरा इकोनॉमिक। सोशियो कल्चरल कॉजेज़ में हम देखेंगे सबसे पहला कारण, तो उत्तरी अमेरिका का जो समाज है वो यूरोप से काफ़ी अलग था। उसका कारण ऐसा ये है कि यूरोप में जिन लोगों का शोषण हुआ, जिन्हें काफ़ी पीड़ित किया गया, वहाँ के राजाओं ने उनका धार्मिक शोषण हुआ, तो वैसे लोग यूरोप से भागकर उत्तरी अमेरिका आए थे, ये सोच के कि हम वहाँ पे आराम से रहेंगे, हमें कोई परेशान नहीं करेगा, हमारे जितने भी धार्मिक रीति रिवाज हैं उनका पालन हम आराम से कर सकेंगे। ऐसा क्यों था? देखिए, स्पेन में राजा था कैथलिक, तो अगर स्पेन में राजा कैथलिक है तो वो जितने भी प्रोटेस्टेंट्स हैं उन्हें आराम से नहीं रहने देते थे।
उनके उनके ऊपर कोई ना कोई टैक्स लगेगा या कभी कोई नया कानून पास कर देंगे तो प्रोटेस्टेंट चर्च नहीं बन सकते नए। तो इस तरह से प्रोटेस्टेंट्स का काफ़ी शोषण हुआ, तो वो वहाँ से आ गए उत्तरी अमेरिका। वैसे ही इंग्लैंड में राजा जो था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फॉलो करता था, तो वहाँ पे जो कैथलिक हैं, अब वो कैथलिक अपना धर्म अच्छे से वहाँ पे उसका पालन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से कई सारे कैथलिक कहाँ पे आ गए, उत्तरी अमेरिका में। तो ये कारण था कि ये वहाँ से यूरोप से जो प्रताड़ित लोग थे वो जब उत्तर अमेरिका आते हैं तो उन्होंने ये तय किया कि हमारा जो यहाँ समाज होगा, यहाँ की जो सोसाइटी होगी, उसे हम उदारवादी बनाएंगे। यहाँ पे सोच काफ़ी लिबरल थी और प्रोग्रेसिव थिंकिंग थी। और इस लिबरल सोच के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था एनलाइटनमेंट या फिर ज्ञानोदय काल, प्रबोधन हिंदी में इसे कहते हैं। तो ये 16वीं से 18वीं शताब्दी तक का एक ऐसा समय था जिसमें अलग अलग फिलोसोफर, साइंटिस्ट, इन्होंने कई नई बातों को डिस्कवर किया। लोगों के सोचने का तरीका बदल गया। पहले कभी कोई ये सवाल नहीं पूछता था कि आखिर राजा क्यों है, उसका बेटा राजा क्यों बनेगा, लेकिन अब फिलोसोफर्स ऐसे सवाल पूछने लगे थे, उसका कारण बताने लगे थे। तो रीजनिंग के कारण बहुत सारे नए आइडियाज़ डेवलप हुए। इन्हीं में थे नेचुरल लॉ, राइट्स, लिबरलिज्म, प्रॉपर्टी राइट्स, रिपब्लिकनिज्म। तो इन सभी आइडियाज़ ने अमेरिकन रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान दिया। जब लोग इनके बारे में पढ़ते थे तो उनमें एक चेतना जागृत हुई कि हम भी इन आइडियाज़ को अपने जीवन में उतारेंगे, हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पे ये सभी आइडियाज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल हों। तो क्या उस समय तक रिपब्लिकनिज्म था? रिपब्लिकनिज्म का क्या मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो कोई राजा नहीं होगा या राजा का बेटा नहीं होगा, वो हमेशा चुना जाएगा। हेड ऑफ स्टेट विल ऑलवेज बी इलेक्टेड, ये होता है रिपब्लिक। तो उस वक्त तक रिपब्लिकनिज्म नहीं था। इंग्लैंड में राजशाही चलती थी, यूरोप के सभी देशों में राजशाही चलती थी। लेकिन जब लोगों ने इस रिपब्लिकनिज्म के बारे में पढ़ा तो पहले तो कोई जानता ही नहीं था कि ये होता क्या है, लेकिन इस एनलाइटनमेंट के कारण अब रिपब्लिकनिज्म, लिबरलिज्म, इन सब बातों के बारे में चर्चा होने लगी थी। और इसीलिए इन आइडियाज़ का अमेरिकन रेवोल्यूशन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन वहाँ पे शुरू हुआ। कुछ यहाँ पे फिलोसोफर्स के नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। जॉन लॉक, इन्होंने कहा था कि पावर कम्स फ्रॉम पीपल, यानी कि लोगों से पावर आता है, ना कि किसी राजा से या फिर किसी राजा के बेटे से। इन्हें कहा जाता है कई बार फादर ऑफ लिबरलिज्म। ये सिर्फ इनकी एक लाइन मैंने आपको बताई है, और भी इन्होंने कई बातें कही थी। ये लिबरल थॉट प्रोसेस के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उसके बाद इमैनुअल कांत, ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बात करी थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये तो एक खुद अमेरिकन थे। वैसे ज़्यादातर जो ये विचारक थे ये सभी यूरोप के थे, तो ये इंग्लैंड के हैं, ये जर्मनी के हैं, लेकिन ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ये अमेरिकन थे, और थॉमस पेन भी अमेरिकन थे। थॉमस पेन का नाम फिर से आगे आएगा। अब हम देखेंगे राजनीतिक कारण क्या हैं इस अमेरिकन रेवोल्यूशन के। उससे पहले हम ये जानेंगे कि इन कॉलोनीज़ में शासन की व्यवस्था कैसे चलती थी। तो देखिए, इन कॉलोनी में सब में अलग अलग लेजिस्लेचर होते थे। सबका अपना लेजिस्लेचर था जिनमें कानून पारित होते थे, और इस लेजिस्लेचर में कौन होता था? चुनकर आने वाले लोग वहीं से, यानी कि अमेरिका की उस कॉलोनी में, जैसे अगर जॉर्जिया है तो जॉर्जिया में वहीं के लोग चुनकर आएंगे, इस लेजिस्लेचर का हिस्सा होंगे और वो जॉर्जिया के लिए कानून बनाएंगे। वैसा ही न्यूयॉर्क में होगा, न्यू जर्सी में होगा। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नर सीधा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट होता था, यानी लंदन में जो राजा है वो सीधा इस गवर्नर को अपॉइंट करेगा। यहाँ पे किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये लेजिस्लेचर चाह के भी गवर्नर को बदल नहीं सकती, और इस गवर्नर के पास बहुत पावर थी। इसके पास कई सारी वीटो पावर थी कि ये लेजिस्लेचर के फैसलों के ऊपर अपना वीटो लगा दे। तो ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यानी देखिए जो नीचे की ब्यूरोक्रेसी है, जो क्लर्क्स हैं, ये सभी वहीं से रिक्रूट होते थे। लेकिन गवर्नर कहाँ से आएगा? इंग्लैंड से। और सीनियर ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री है, वो भी पूरी ब्रिटिश क्राउन के पास में थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बात समझिए, इन कॉलोनीज़ में कभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं थी। पूरी तरह से कोई राजा की तानाशाही नहीं चलती थी यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने राजा की तानाशाही हटाने के लिए क्रांति करी या फिर लड़ाई करी, लेकिन इन्हें प्रॉब्लम किस बात से थी कि हमें लंदन की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वहाँ भी तो हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर गवर्नर वहाँ से आ रहा है, हमारे लिए जो कानून वहाँ बनते हैं वो हम पे लागू होंगे।
तो फिर हमारा रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ होना चाहिए। लेकिन अमेरिका की किसी भी कॉलोनी से एक भी इंसान को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठने की अनुमति नहीं थी, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था। ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश पार्लियामेंट इन लोगों के लिए कानून बना सकती थी, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व वहाँ करने वाला कोई नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कॉलोनी के लोगों को। लेकिन ये इतनी बड़ी भी समस्या नहीं है कि इसके लिए लड़ाई छेड़ दी जाए। लड़ाई तब शुरू हुई जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने इस पावर का मिसयूज़ किया। उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए जो यहाँ के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थे। तब जाके अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तीसरा कारण है इकोनॉमिक कॉज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कॉज में देखिए, पहली चीज़, जितना भी व्यापार है वो पहले होता था कॉलोनी और इंग्लैंड के बीच में। तो अगर जॉर्जिया या न्यूयॉर्क ये कॉलोनीज़ हैं, ये अलग अलग इंग्लैंड से अपना व्यापार करते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इन सारी कॉलोनीज़ के बीच में आपस में भी व्यापार होने लगा। कैसे? दक्षिण में मैंने आपको बताया कि अमेरिका में उगता है कॉटन। वहाँ पे कॉटन अगर उग रहा है तो वो उत्तर में न्यूयॉर्क जैसे स्टेट्स हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगी। जब औद्योगिक क्रांति आई तो उसके बाद थोड़ा बहुत औद्योगिक विकास उत्तरी अमेरिका में भी शुरू हुआ। तो न्यूयॉर्क जैसे स्टेट्स में वहाँ पे कॉटन प्रोसेस होके और वहाँ पे कपड़ा बनने लगा। तो इस जॉर्जिया और कैरोलिना जो कि दक्षिण की कॉलोनीज़ हैं, इनका व्यापार किसके साथ शुरू हुआ? उत्तर की कॉलोनीज़ के साथ। और वहाँ से जब कपड़ा बन के आता था तो वो जॉर्जिया या कैरोलिना जाएगा। तो इसी तरह से इनका आपस में जो व्यापार था उसने इन्हें इंटरडिपेंडेंट बना दिया। इन्होंने सोचना शुरू किया, इन सभी 13 कॉलोनीज़ ने, कि हम एक हैं, हमारी डिमांड्स हैं वो एक हैं, हम एक जैसे लोग हैं, और हम पे हमारी जो प्रोग्रेस रोकने वाला अगर कोई है तो वो है ब्रिटिश शासन, जो हमें खुल के व्यापार करने की अनुमति नहीं देता, रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप या तो इंग्लैंड को भेज सकते हो सामान या फिर सिर्फ इस कॉलोनी को। इस तरह के कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे। समाज में जो उस वक्त लिबरल आइडियाज़ चल रहे थे, उदारवादी सोच थी, उसके कारण व्यापार पे भी फ़र्क पड़ रहा था। लोगों ने फ्री ट्रेड की बात करनी शुरू करी कि व्यापार पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहें अफ्रीका से व्यापार करना है तो हमें अफ्रीका से व्यापार करने की पूरी छूट होनी चाहिए, इसमें ब्रिटिश सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस तरह की सोच व्यापार से रिलेटेड भी डेवलप होने लगी। और इसी के कारण उत्तरी अमेरिका में मटीरियलिस्टिक और इंडिविजुअलिज्म काफ़ी हावी हो गया। और यही आगे जाकर अमेरिका की सोसाइटी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स बन गए कि वहाँ पे सोसाइटी बहुत ही मटीरियलिस्टिक है और इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करती है। यानी कि स्टेट का या फिर राजा का भला नहीं होना चाहिए, व्यापार क्यों हो, इंडिविजुअल का, एक इंसान जो व्यापार कर रहा है उसका भला होना चाहिए, उसकी तरक्की होनी चाहिए, ना कि किसी स्टेट की या फिर राजा की। तो ये है इंडिविजुअलिज्म। दूसरी ओर जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने अपने फ़ायदे के लिए इन कॉलोनीज़ के ऊपर कई सारे रूल्स लगा रखे थे, रेगुलेशंस थे, रिस्ट्रिक्शन थे। इनको नाम दिया गया नेविगेशन एक्ट्स। पहला एक्ट आया 1651 में। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यापार इस कॉलोनी से किसी दूसरे देश के साथ होता है तो वो केवल ब्रिटिश जहाज़ के ऊपर हो सकता है। ब्रिटिश शिप्स के अलावा आप किसी भी और देश के जहाज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाहे स्पेन अपने जहाज़ सस्ते में दे, फ्रांस भी अपने जहाज़ सस्ते में उपलब्ध करवाए, लेकिन अगर आपको कॉटन इंग्लैंड भेजनी है या यूरोप भेजनी है तो वो केवल और केवल ब्रिटिश शिप के ऊपर ही जाएगी। 1660 में एक और नया रूल आया जिसमें कहा गया कि शुगर, टोबैको, कॉटन और इंडिगो एक तरह का प्लांट होता है जिससे डाई बनती है इंडिगो की, डीप ब्लू कलर की। इन सभी का एक्सपोर्ट केवल इंग्लैंड को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप स्पेन, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन देशों को बेच दें। पहले आप बेच सकते थे, लेकिन अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इंग्लैंड ने कंपलसरी कह दिया कि अब इन सबको सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को ही एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सभी 13 कॉलोनीज़ के ऊपर एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है। फिर उसके बाद 1663 में एक और नया रूल कि जितना भी ट्रेड है कॉलोनीज़ की तरफ जा रहा है वो इंग्लैंड होकर जाएगा। जैसे देखिए, अगर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत से अमेरिका की तरफ चाय भेजना चाहती है, टी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे मुख्य व्यापार था टी, तो वो जहाज़ डायरेक्ट भारत से अमेरिका नहीं जा सकता। उसे पहले लंदन जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो सामान जहाज़ से उतरेगा, उसकी चेकिंग होगी, उस पर टैक्स लगाया जाएगा, उस पर ड्यूटी लगाई जाएगी, उसके बाद वो फिर से जहाज़ पे चढ़ेगा और फिर अमेरिका जाएगा। तो बीच में इंग्लैंड ले जाना ज़रूरी है। तो इसके कारण क्या होगा, देखिए लंदन का तो फ़ायदा हो गया ना, वहाँ पे टैक्स लगेगा, ड्यूटी लगेगी, तो इंग्लैंड की तो कमाई हो गई।
और दूसरी चीज़ टाइम कितना बर्बाद हुआ। अगर हर जहाज़ इंग्लैंड होकर जाएगा तो बहुत सारा ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही बेकार रिस्ट्रिक्शन, ये भी एक काफ़ी ख़राब रिस्ट्रिक्शन था अमेरिका की कॉलोनियल ट्रेड के लिए। इस मैप में आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका का जो पूरा व्यापार है वो कैसे चलता था। देखिए यहाँ पे अमेरिका है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अमेरिका से सिल्क, इंडिगो, टोबैको, व्हेल ऑयल, लंबर, फर, ये सभी कहाँ जा रहा है, शुगर, मोलासेस, वुड, ये सब जा रहा है इंग्लैंड, क्योंकि ये इंग्लैंड ही जा सकता था। आपको मैंने बताया रिस्ट्रिक्शंस थे कुछ कुछ कि कुछ सामान सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे ये सब प्रोसेस होके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जैसे कपड़ा बन गया या फिर शुगर से अगर कोई और चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें बनती है तो वो सब कहाँ आएंगी, वो आएंगी वापस अमेरिका और यहीं पे बेची जाएंगी। उसके अलावा ये प्रोसेस होकर अफ्रीका, इंडिया, कहीं और भी जा सकती हैं। दूसरी ओर अफ्रीका से, पश्चिमी अफ्रीका से खास करके कई सारे लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका भेजा गया। कारण यहाँ पे लोग बहुत कम थे और टोबैको, शुगर, इन सभी प्लांटेशंस पे काम करने के लिए लेबर की ज़रूरत थी और लेबर बहुत सस्ता चाहिए था। तो इसीलिए यहाँ से गुलामों को ख़रीदा जाता था अफ्रीका से और उन्हें यहाँ पे लाकर बसाया गया। और ये स्लेव ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल था, लेकिन बाद में इंग्लैंड ने 19वीं शताब्दी में जाकर इसे बैन कर दिया। लेकिन 200-300 साल जब तक ये चला तब तक अफ्रीका से कई लाखों लोग यहाँ पे अमेरिका पहुँच गए। फिर देखिए मैंने आपको जो इंटरडिपेंडेंस बताया था, देखिए यहाँ से आपस में भी ट्रेडिंग होती थी। जैसे दक्षिण की कॉलोनी यहाँ पे न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया सामान भेजेगी, यहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आएंगे। तो इस तरह से अटलांटिक ओशन का ट्रेड काफ़ी डेवलप्ड था और बहुत ही बिजी रूट था पूरा अटलांटिक ओशन ट्रेड के मामले में। अब जो ये नेविगेशन एक्ट थे जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, जिनसे कॉलोनीज़ के व्यापार पे काफ़ी असर पड़ रहा था, तो कॉलोनी के लोगों ने इसका उपाय ढूंढ लिया था। वो चुपचाप स्मगलिंग करते थे, कोई टैक्स नहीं भरते थे, किसी जहाज़ पे कोई स्टैम्प ड्यूटी, एक्सपोर्ट कुछ नहीं बताते थे, चुपचाप तस्करी करके अपने जहाज़ों को ले जाते थे और जहाँ पे उनकी मर्ज़ी होती थी वहाँ पे व्यापार करते थे। और ये जो सारे लॉ हैं इनका एनफोर्समेंट इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। 1763 के बाद इसका एनफोर्समेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। अब हर जहाज़ को चेक करते थे, तस्करों को रोका जाता था, उन्हें पकड़ा जाता था और उनके ऊपर फ़ाइन लगा। तो अब जाके कॉलोनिस्ट को प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि 1763 में ब्रिटेन को पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि वो 7 ईयर्स वॉर हार गया था। लेकिन उसके पहले लगभग 100 सालों तक इन रूल्स को इतना फॉलो नहीं किया गया। स्मगलिंग बहुत होती थी। अमेरिका के जो कॉलोनिस्ट थे वो खुश इसीलिए रहते थे क्योंकि वो स्मगलिंग से बहुत पैसा कमा रहे थे। अब हम देखेंगे इस क्रांति का घटनाक्रम क्या था। पहला इवेंट जिसके कारण अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो था 7 ईयर्स वॉर। तो ये एक 7 साल की लड़ाई थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 नहीं 9 साल है, लेकिन एक्चुअली में जो मेन फाइटिंग थी वो सब 56 से लेकर 63 के बीच में हुई, तो इसलिए 7 साल हो गए। तो ये 7 ईयर्स वॉर ब्रिटेन और फ्रांस ने लड़ा अमेरिका में ज़मीन के लिए, टेरिटरी के लिए। धीरे धीरे ये 5 कॉन्टिनेंट्स में फैल गया और इसे कई लोग कहते हैं ये पहला वर्ल्ड वॉर था। ये इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि इस लड़ाई को कई बार वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं हिस्टोरियंस। ऑफिशियली नहीं, लेकिन ऐसे ही कहते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर के बराबर ही थी। भारत में भी ये 7 ईयर्स वॉर लड़ा गया थर्ड कार्नाटिक वॉर के रूप में। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इसे इंटरलिंक करिए। थर्ड कार्नाटिक वॉर में क्या हुआ था, याद कीजिए कौन सी सबसे फेमस बैटल है थर्ड कार्नाटिक वॉर की, और उसका कारण क्या था, 7 ईयर्स वॉर। इस लड़ाई में फ्रांस की हार हुई और फ्रांस ने उत्तरी अमेरिका में अपना लगभग पूरा इलाका खो दिया। उसे सब कुछ सरेंडर करना पड़ा ब्रिटेन और स्पेन को। ट्रीटी जो साइन हुई उसका नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस और उसी के साथ ये लड़ाई ख़त्म हो गई। इस मैप में देखिए ये है 1750 का नक्शा, यानी कि अभी 7 ईयर्स वॉर शुरू होने के पहले। तो ये जितना भी लाइट ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये पूरा फ्रांस है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था नदियों के किनारे इनके फोर्ट बने हुए थे, यहाँ से ये ट्रेडिंग करेंगे। तो मेनली ये एरिया डेवलप्ड है और इसमें सब में कौन रह रहा है, यहाँ पे नेटिव अमेरिकन, जो बीच बीच का पूरा इलाका है। पिंक कलर का जो ये एरिया है लाइट पिंक, ये है कॉलोनीज़ अमेरिका की, इंग्लैंड की। तो 1750 के बाद क्या होता है, जो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी के राइट साइड की पूरी ज़मीन इन्हें इंग्लैंड को देनी पड़ी। इस मैप में आप देख सकते हैं अब ये पूरा इलाका आपको लाइट पिंक कलर में दिखेगा। तो यानी कि फ्रांस ने अपना लगभग पूरा इलाका इंग्लैंड को दे दिया, उसे देना पड़ा। और इस तरफ पश्चिम में मिसिसिपी रिवर के पश्चिम में ये स्पेन को चला गया। तो अब फ्रांस की यहाँ पे हुकूमत पूरी ख़त्म हो चुकी है। फ्रांस की ताकत उत्तरी अमेरिका में बहुत कम हो गई है।
पहले देखिए इन कॉलोनीज़ को ये बहुत डर था कि फ्यूचर में, उस वक्त फ्रांस और इंग्लैंड की बनती नहीं थी, तो उन्हें ये डर था कि फ्यूचर में कभी भी फ्रांस यहाँ से ताकतवर होकर इंग्लैंड की जो कॉलोनीज़ हैं उन पे हमला कर सकता है। तो ये डर हमेशा से इंग्लैंड को सताता था कि हम पे हमला हो सकता है, और ये डर कॉलोनिस्ट्स को भी था। जो वहाँ के कॉलोनिस्ट थे वो ये सोचते थे कि जब तक इंग्लैंड हम पे है, राज कर रहा है, तब तक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें फ्रांस से प्रोटेक्शन मिलेगा, फ्रांस से सिक्योरिटी मिलेगी। अगर इंग्लैंड की आर्मी नहीं होगी तो हमारे लिए फ्रांस से टक्कर लेना मुमकिन नहीं है। लेकिन 7 ईयर्स वॉर के बाद फ्रांस इस पूरे सीन से गायब हो गया। अब फ्रांस का थ्रेट ख़त्म हो चुका था, कॉलोनीज़ पे हमला करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, दूर दूर तक कोई बड़ी ताकत नहीं थी जो इन कॉलोनीज़ पे हमला कर सके। तो ये भी एक कारण था कि रेवोल्यूशन शुरू हुआ और लोगों ने ब्रिटेन का विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़, इस लड़ाई के बाद ब्रिटेन जीत तो गया, लेकिन उसका जो कर्जा है वो डबल हो गया। नेशनल डेट डबल होने के कारण ब्रिटेन पे बहुत बड़ा वित्तीय बोझ था, और इसी बोझ को कम करने के लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया कि ये जो कॉलोनिस्ट हैं इन्हें टैक्स किया जाए, इन पे टैक्स लगाते हैं। ब्रिटेन का मानना था कि देखिए इस लड़ाई से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हुआ? ऑब्वियसली जो अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें ही हुआ ना, क्योंकि उनके पास अब ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, सिक्योरिटी है कि हम पे कोई हमला नहीं करेगा, पूरी ज़मीन है, फ्री हैं वो लोग बढ़ने के लिए, अब जितना चाहे आगे बढ़ जाइए, फ्रांस तो अब है ही नहीं। तो ये कारण थे, उन्हें लगा कि सबसे ज़्यादा टैक्स देना चाहिए कॉलोनिस्ट को। उसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ करी। अमेरिका की जो नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स थीं उन्होंने इस लड़ाई में इंग्लैंड का साथ दिया था। कई सारी ट्राइब्स ने, कुछ ने फ्रांस का साथ भी दिया था, लेकिन जिन ट्राइब्स ने इंग्लैंड का साथ दिया उनको खुश करने के लिए इंग्लैंड ने एक रूल बनाया कि जो भी नई टेरिटरी हमारे पास आई है उसमें ये इंग्लैंड के जो कॉलोनिस्ट हैं ये आगे जाकर नहीं बस सकते। तो ये जो लाइन है ये पहले से ये लाइन बनी हुई थी, ये कॉलोनीज़ इसके पश्चिम की ओर हैं, तो इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इनका प्लान क्या था कि हम तो आगे बढ़ के ये पूरे इलाके में खेती बाड़ी शुरू कर देंगे, आगे जाके बस जाएंगे। लेकिन ब्रिटेन के राजा ने मना कर दिया। उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 जारी किया, और इस प्रोक्लेमेशन में कहा गया कि एक लाइन है, इसे कहा गया प्रोक्लेमेशन लाइन। ये एक्चुअली अपैलेशियन माउंटेन के बिल्कुल ऊपर ऊपर बनी हुई है। यहाँ पे एक पहाड़ की श्रृंखला है अपैलेशियन माउंटेन, तो ये यहाँ पे अपैलेशियन माउंटेन्स हैं। तो इन पहाड़ों के कारण ही ये कॉलोनीज़ यहाँ पे आगे बढ़ नहीं पा रही थी, और अब राजा ने तो घोषणा कर दी कि आगे बढ़ना भी नहीं है। तो देखिए इन कॉलोनिस्ट पे एक तरह से दोहरी मार आई। एक तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और दूसरा आपको टैक्स ज़्यादा देना है। तो गुस्सा तो आएगा ही जो कॉलोनी में रह रहे हैं उन्हें। इस वक्त इंग्लैंड का राजा था किंग जॉर्ज द थर्ड। ये 1760 से लेकर 1820 तक इन्होंने राज किया। ये 22 साल की उम्र में ही राजा बने थे, और कहते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन इतना प्रॉब्लमेटिक इसीलिए हुआ क्योंकि इन्होंने इसको पर्सनली ले लिया। इन्हें लगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मेरी सत्ता का विरोध कर रहे हैं, मेरी अथॉरिटी के खिलाफ हैं। तो ये उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि उनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो स्टेट के खिलाफ है, हमारी स्टेट की नीतियों के खिलाफ है। उन्होंने सोचा कि ये जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं ये मेरे खिलाफ पर्सनल रेवोल्यूशन कर रहे हैं। तो इसीलिए काफ़ी गुस्सा रहते थे, और इन्होंने पूरी कोशिश करी कि जो अमेरिका में क्रांति है इसे दबा दिया जाए, इस पर पूरी तरह से फ़ौज को भेज के ख़त्म कर दिया जाए। तो जो टैक्स करने की उन्होंने प्लान बनाया, जो टैक्स करने की उनकी मंशा थी, उसे पूरा करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कई सारे एक्ट पास किए, कई सारे कानून पास किए, और इन कानूनों को हम एक एक करके देखेंगे। पहला आता है शुगर एक्ट ऑफ 1764। इसमें ये कंपलसरी कर दिया गया कि जितनी भी शक्कर है, शुगर, वो सभी इंग्लैंड ही एक्सपोर्ट होगी और कहीं पे आप उसे नहीं ले जा सकते। तो अब चाहे स्पेन में उसके भाव ज़्यादा मिल रहे हो, लेकिन आप तो सिर्फ इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करेंगे, और इंग्लैंड में जो मर्ज़ी होगी ख़रीदने वाले की वो आपको भाव मिलेगा। तो कॉलोनीज़ के लिए तो बहुत घाटे का सौदा है, क्योंकि शुगर वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोडक्ट था। उसके बाद क्वार्टरिंग एक्ट ऑफ 1764। ये एक्ट कहता था कि जितने भी इंग्लिश सोल्जर्स अमेरिका में रह रहे हैं उनका जो वहाँ रहने का खर्चा है वो कॉलोनिस्ट उठाएं। यानी कि कॉलोनीज़ में जितनी भी फ़ौज है वो आपकी सिक्योरिटी के लिए है, तो उनका खर्चा आप उठाइए, ऐसा कहना था पार्लियामेंट का। और इसके अलावा एक और चीज़, अगर कभी सैनिकों को ज़रूरत पड़ी तो आपको उन्हें अपने घर में रुकने की परमिशन देनी पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते हैं। वो सैनिक जब चाहें आपके घर में रुक सकते हैं। जैसे अगर कोई सेना की टुकड़ी आपके एरिया से निकल रही है
और उसके पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आपको 10 लोगों को 5 लोगों के घर में हो जाके बोलेंगे कि हमें आज रात को यहाँ रुकना है, तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि ये कितना विवादास्पद निर्णय रहा होगा। उसके बाद जारी किया गया स्टैम्प एक्ट 1765। तो स्टैम्प एक्ट क्या कहता था कि जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट हैं, न्यूज़पेपर हैं और कोई भी कागज़ अगर छपता है तो उसके ऊपर एक स्टैम्प लगेगा और स्टैम्प सरकार लगाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर सरकार स्टैम्प लगाएगी तो स्टैम्प ड्यूटी लेगी। ये कुछ कुछ उसी तरह से है जैसे आज भी आप भारत में देखिए लीगल सिस्टम है, अगर आप कोई एफिडेविट देते हैं या फिर कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो स्टैम्प पेपर पे हम उसे साइन करते हैं, वो सरकार को पहले से ही उसका रेवेन्यू दे दिया गया है। तो ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि हर कागज़ जो छप रहा है, हर न्यूज़पेपर, हर लीगल डॉक्यूमेंट, सब में अब ये स्टैम्प लगेगा। तो इसकी कीमत वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा, एक स्टैम्प की कीमत तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर एक न्यूज़पेपर की 10,000 प्रतियाँ छपती है, अगर सब पे ये स्टैम्प लगेगा तो आप सोचिए कि जो न्यूज़पेपर का मालिक है उसके लिए तो बहुत बड़ा खर्चा आ गया। तो ये स्टैम्प एक्ट ने लॉयर्स को और जर्नलिस्ट को बहुत गुस्सा कर दिया, और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इससे काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि पेपर का उपयोग कौन करता है? जो पढ़ा लिखा है वही तो करेगा, अनपढ़ इंसान को क्या ज़रूरत है पेपर की। अब ये जो लॉयर हैं, वकील और जर्नलिस्ट, इन्हें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वकीलों को पूरा कानून पता होता है और जर्नलिस्ट जनता तक जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इनके द्वारा लिखी गई बातें पब्लिक को इफ़ेक्ट करती हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने इन लॉयर्स और जर्नलिस्ट को गुस्सा करके अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। इस स्टैम्प एक्ट के विरुद्ध प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। पहली बार प्रोटेस्ट हुए और प्रोटेस्ट में नारा दिया गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आपको मैंने पहले बताया था कि रिप्रेजेंटेशन की तो बात काफ़ी समय से थी, उन्हें ये प्रॉब्लम तो बहुत समय से थी कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में और आप हम पे कानून बनाते रहते हैं। तो अब ये बात काफ़ी बढ़ चढ़ कर आगे आई। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि लोग स्टैम्प एक्ट को पढ़ रहे हैं और काफ़ी नाराज़ हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। ये ब्रिटिश ऑफिसर है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है ऊपर खड़े होके बालकनी में। अखबारों ने इस स्टैम्प एक्ट के विरोध में इस तरह के स्टैम्प छापने शुरू कर दिए। मतलब सरकार का स्टैम्प तो नहीं छापा उन्होंने, ये जो सिंबल होता है बोन और स्कल्स का, इसे छापना शुरू कर दिया कि ये डेथ स्टैम्प है, एक तरह से ये फेटल स्टैम्प है हमारे लिए, हमारी तो ये जान निकाल देगा। देखिए फेटल स्टैम्प। ये प्रोटेस्ट शुरू हुए तब एक संगठन बनता है जिसका नाम है सन्स ऑफ लिबर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लीडर थे सैमुअल एडम्स, 1765। सैमुअल एडम्स एक बहुत ही क्रांतिकारी विचारों का आदमी था। इन्होंने कहा कि हम हिंसा का भी उपयोग कर सकते हैं, हमें ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करना चाहिए और ब्रिटेन के साथ जितना भी ट्रेड हो रहा है उसे बंद कर देना चाहिए। ब्रिटेन के साथ सभी तरह का व्यापार बंद कर दो, ब्रिटिश गुड्स को पूरी तरह से बहिष्कृत कर दो, और जितना भी अगर कोई पॉलिसी ब्रिटिश सरकार नहीं मानती तो हम उन्हें मनवाने के लिए सिंपल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम तो हिंसा का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था, वो कमिटीज़ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस इन्होंने बनाई। कमिटीज़ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि ऐसी सोसाइटी हर शहर में, हर टाउन में इन्होंने बनाई जो आपस में संवाद स्थापित करती थी, एक दूसरे को लेटर लिखना कि क्या कार्यक्रम चल रहा है और कैसे इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना है, इस बारे में जानकारी एक दूसरे को देते रहते थे। तो जब टेलीफोन नहीं था, टेलीग्राफ नहीं था, तो उस ज़माने में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना बहुत बड़ी बात थी, और इसी कोऑर्डिनेशन को मेंटेन किया कमिटीज़ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ने। फिर जैसे देखिए इन्होंने जब बॉयकॉट किया तो ये हर इंसान को चिट्ठी लिख के बताते थे कि क्यों ब्रिटिश सरकार गलत है, क्यों आप उनका सामान बॉयकॉट कीजिए। ये हर किसी को लेटर लिख के देते थे और लोग उनसे इंस्पायर हुए, लोगों ने ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करना भी शुरू किया। तो ये कमिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत क्रूशियल लिंक रही। आगे जाके इसने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी बहुत सहायता दी, जब सैनिकों की ज़रूरत थी, और जब कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का गठन हुआ तब भी इस कमिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ने उसका बेसिस बनाया था। फिर आता है डेक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1766। तो जब स्टैम्प एक्ट के खिलाफ इतने प्रोटेस्ट हुए तो स्टैम्प एक्ट को तो वापस रिपील कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया। उन्होंने कहा कि अभी तो हम स्टैम्प एक्ट हटा रहे हैं, लेकिन राजा और ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ये पूरा अधिकार है कि हम जब चाहें अमेरिका की कॉलोनीज़ के लिए कानून बना सकते हैं और उन पे कोई भी नया टैक्स लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास अधिकार है और ये फ्यूचर में भी रहेगा। तो अमेरिका के लोगों को तो और गुस्सा आया कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप हम पे फालतू के टैक्स लगाए जा रहे हैं,
और आपने एक टैक्स हटा के ये बात बोल दी कि फ्यूचर में आप कभी भी हम पे इस तरह के टैक्स लगा सकते हो, तो इससे लोग और नाराज़ हो गए। फिर आता है टाउनशेंड एक्ट ऑफ 1767। ये एक्ट लेकर आए थे चार्ल्स टाउनशेंड। ये चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे। ब्रिटेन में चांसलर ऑफ द एक्सचेकर का मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्टर, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है फाइनेंस का, उसे ये नाम दिया जाता है, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। तो इस एक्ट के तहत 2-3 काम करे। पहला, न्यूयॉर्क का लेजिस्लेचर सस्पेंड कर दिया गया, कारण उन्होंने क्वार्टरिंग एक्ट अच्छे से फॉलो नहीं किया था। जो ब्रिटिश सैनिक हैं उन्हें रहने की सुविधा नहीं दी गई थी, जिन्होंने मना किया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई न्यूयॉर्क में। तो इन कारणों से न्यूयॉर्क का लेजिस्लेचर सस्पेंड कर दिया। दूसरी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इस टाउनशेंड एक्ट में करी गई वो थी चाय, पेपर, ग्लास, लेड और पेंट, ये सभी सामग्रियाँ जो कि एक घर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय नहीं, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, ये कोई भी घर बनता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी पे टैक्स लगा दिया गया, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया गया। तो इन चीज़ों पे टैक्स लगाने के कारण आम लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। चाय जो है भारत से आती थी, भारत और चाइना से चाय आती थी, और इंग्लैंड और अमेरिका के लोग इसके बहुत बड़े दीवाने थे। वो चाय के बिना उनका बिल्कुल काम ही नहीं चलता था। भारत से ज़्यादा चाय की दीवानगी उस वक्त इंग्लैंड में थी। तो इस कारण से चाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर आदमी चाय पीता था। एक और फैसला इस टाउनशेंड एक्ट के तहत लिया गया, वो ये था कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को ये पावर दिया, आप किसी भी घर में जाकर या फिर किसी भी जहाज़ में जाकर उसकी तलाशी ले सकते हैं। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, किसी के भी घर में बिना वारंट के घुस के जाना, तलाशी लेना, ये लोगों की प्राइवेसी के खिलाफ था। टाउनशेंड एक्ट के विरोध में प्रोटेस्ट होने शुरू हुए और इन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान बॉस्टन में एक मैसेकर होता है, बॉस्टन मैसेकर 1770। तो इस नरसंहार में केवल 5 लोग मारे गए थे। तो इसे मैसेकर कहना, नरसंहार कहना भी मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है अमेरिकन रेवोल्यूशन में, वो भारत के जलियांवाला बाग की तरह है। भारत के नेशनल मूवमेंट में जो जलियांवाला बाग ने जो इवेंट था, उसने पब्लिक ओपिनियन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। लोगों को ये चीज़ सामने आकर दिखी कि अंग्रेज़ हुकूमत कितनी क्रूर है, और उसने कैसे निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई और लगभग 1500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि यहाँ पे केवल 5 लोग मरे थे, लेकिन फिर भी इस इवेंट की अमेरिकन रेवोल्यूशन में इम्पोर्टेंस वही है, कारण इसे बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज़ किया गया। पॉल रिवियर और सैमुअल एडम्स जैसे लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया। पॉल रिवियर ने ही ये तस्वीर पेंट करी थी और उन्होंने इसे जगह जगह छाप के इसके बहुत सारे पैम्फलेट बांटे लोगों में, और पूरे लोगों को बताया अमेरिका की अलग अलग कॉलोनीज़ में कि कैसे ब्रिटिश सरकार निहत्थे लोगों पे गोलियां चला रही है। तो इस घटना ने पब्लिक ओपिनियन को ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ बदल दिया। ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी, अब लोग उसके खिलाफ खुलकर आ गए थे। अभी तक लोगों को ये लग रहा था कि ठीक है, टैक्स बढ़ा रहे हैं, कुछ गैर ज़रूरी टैक्स हम पे लगा दिए गए हैं, तो लोग ब्रिटिश सरकार से आज़ादी नहीं चाहते थे। वो तो बस यही कह रहे थे कि आप ये टैक्स हटा लीजिए। उन्हें कोई आज़ादी, पूर्ण स्वराज कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ टैक्स हटाने थे। लेकिन अब धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन ब्रिटिश सरकार के रूल के खिलाफ होने लग गया। फिर आता है टी एक्ट 1773 में। तो ये टी एक्ट में क्या होता है, टी एक्ट से पहले एक नए प्राइम मिनिस्टर बने लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन में। तो लॉर्ड नॉर्थ ने सारे पुराने टैक्सेस हटा दिए, जो टाउनशेंड एक्ट और उसके पहले जितने भी स्टैम्प ड्यूटी, जितने भी टैक्सेस थे, इन सभी को हटा दिया गया और सिर्फ चाय पे टैक्स बाकी रखा। उन्होंने कहा चाय नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि चाय बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड है, खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी चाय का बहुत बड़ा व्यापार करती थी और इस वक्त 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा था चाय का, जो कि बिक नहीं रहा था। तो इसीलिए उन्होंने ये बोला कि चाय पे टैक्स लगेगा और चाय सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से ख़रीद सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाज़ों पे इस चाय को अमेरिका भेजना शुरू किया ताकि ये वहाँ पे बिक जाए, लेकिन लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू करे। अमेरिका में लॉयलिस्ट जो थे, उनको छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं, पेट्रियट्स हैं, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हैं, उन्होंने कहा कि हम इस चाय को नहीं खरीदेंगे, ना दुकानों में जाने देंगे। पहली बात तो हम इसे बंदरगाह पे ही नहीं उतरने देंगे। अगर बंदरगाह से उधर उतर के शहरों में आ जाती है तो हम शहरों से दुकानों में नहीं जाने देंगे और दुकान में खरीदेंगे नहीं। तो इस तरह का माहौल बनाया गया इस टी एक्ट के खिलाफ। तो जब लोगों ने बंदरगाह में जहाज़ों को आने से रोकना शुरू किया, तो मैसेच्यूसेट्स का जो गवर्नर था, उसका नाम था हचिनसन ने बोला कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बॉस्टन, जो कि मैसेच्यूसेट्स का कैपिटल है,
तो मैं बॉस्टन हार्बर के अंदर इन जहाज़ों को आराम से आकर सामान उतारने की परमिशन दूंगा, मैं इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ आएँ और बॉस्टन में अपना सारा जो चाय है उसे उतारें और वहाँ से अनलोड करके आगे जा सके। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ बॉस्टन के बंदरगाह में आकर खड़े हुए तो जो सैमुअल एडम्स हैं, सन्स ऑफ लिबर्टी वाले, सैमुअल एडम्स ने अपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, नेटिव अमेरिकन्स की पोशाक पहनी, उनके तरह मेकअप किया और ये सब जाके उन जहाज़ों पे चढ़ गए चुपके से और जितनी भी चाय इन जहाज़ों में पड़ी थी उस सब को समुद्र में फेंक दिया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है और इसे कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी। बॉस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 को हुई। जिस दिन ये हुआ था तब उसे टी पार्टी नहीं कहते थे, बाद में इसका नाम दिया गया था टी पार्टी। और ये कोई पार्टी नहीं थी जिसमें नाच गाना हुआ, इसमें लोगों ने जहाज़ों पे चढ़कर और चाय को समुद्र में फेंक दिया था। क्यों? प्रोटेस्ट करने के लिए। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था कि हम टी एक्ट के ख़िलाफ़ हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो दमनकारी नीतियां हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। और यहाँ पे जो चाय समुद्र में फेंकी गई उसकी लागत थी लगभग 10,000 पाउंड, जो कि आज के समय में ऑलमोस्ट 1 मिलियन पाउंड के आसपास है, 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। बॉस्टन टी पार्टी के खिलाफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट पास करे। इसके रिस्पॉन्स में उन्हें कहा जाता है इनटॉलरेबल एक्ट्स 1774। कुल मिलाकर 4 एक्ट थे। इनमें कहा यह गया था, पहली चीज़ पब्लिक मीटिंग्स को बैन कर दिया। ये टाउन हॉल में सन्स ऑफ लिबर्टी वाले जो है ना, ये लोगों को इकट्ठा करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बात करते थे, मीटिंग करते थे, कई सारे क्रांतिकारी नेता स्पीच दिया करते थे। ये सभी चीज़ें बैन कर दी गई। टाउन हॉल में कोई पब्लिक मीटिंग अब नहीं होगी। बॉस्टन का जो बंदरगाह है उसे पूरी तरह क्लोज़ कर दिया गया। अब कोई व्यापार नहीं होगा वहाँ पे जब तक आप कंपेंसेशन नहीं देते हैं। ये जो चाय आपने समुद्र में फेंकी है इसका हर्जाना चाहिए। और एक और बात उन्होंने कही कि ये सैमुअल एडम्स को गिरफ्तार करो और लंदन भेज दो। तो ये सारी डिमांड्स करी गई ब्रिटिश हुकूमत द्वारा। फिर एक था क्यूबेक एक्ट। क्यूबेक कनाडा का एक इलाका है, तो ये उत्तर में अमेरिका की कॉलोनीज से उत्तर में स्थित है। क्यूबेक की बाउंड्रीज़ को बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड किया गया, जिससे नुकसान ये हुआ कि अमेरिकन कॉलोनीज़ हैं वो उत्तर की ओर नहीं बढ़ सकती, क्योंकि अब क्यूबेक बढ़ गया है, क्यूबेक की बाउंड्री फिक्स कर दी है, तो अब अमेरिकन कॉलोनीज़ उत्तर की ओर नहीं बढ़ सकती। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, आप तो बस ये याद रखिए इनटॉलरेबल एक्ट्स में क्या था। इस इनटॉलरेबल एक्ट के रिस्पॉन्स में अमेरिका के पेट्रियट्स ने क्या करना शुरू किया। पेट्रियट्स ने शहरों के बाहर निकल के जंगलों में मिलिशियाज ट्रेन करने शुरू किए, लड़ाई के लिए लोगों को तैयार किया, हथियार इकट्ठे करने शुरू किए, हथियारों से ट्रेनिंग शुरू करी, क्योंकि अब उन्हें पता था कि अब ये लड़ाई होने वाली है। ऐसे माहौल में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई गई। ये कांग्रेस क्या थी? ये जितने भी 13 कॉलोनीज़ हैं इन सब की एक रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग थी। इन सभी से अलग अलग प्रतिनिधि आए और उन्होंने एक मीटिंग करी। कांग्रेस का मतलब ही ये होता है कि एक कॉन्ग्रीगेशन, यानी कि कुछ लोग अगर बैठ के मिलते हैं तो उसे कांग्रेस कह सकते हैं आप। ये एक वर्ड है, ठीक है, पार्टी का नाम नहीं होता हर जगह कांग्रेस। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई सितंबर 1774 में। तो ये बॉस्टन टी पार्टी के लगभग 9 महीने बाद होता है। यहाँ पे जितने भी कॉलोनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे इन सभी ने पहली बार मिलकर एक साथ कोई निर्णय लिया। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे एक सरकार गठित हो रही है, एक आज़ाद अमेरिका की सरकार। ऐसा नहीं है कि लिख मत देना कहीं पे कि ये सरकार यहाँ पे गठित हो गई थी। जी नहीं, यहाँ सरकार का कोई गठन नहीं हुआ है। फर्स्ट सेम्बलेंस ऑफ एन अमेरिकन गवर्नमेंट। ऐसा पहली बार हुआ कि 13 कॉलोनीज़ ने साथ मिलकर कोई निर्णय लिया कि हम ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करेंगे और हमारे जो देसी वस्तुएं जो प्रोड्यूस होती हैं उनका उपयोग बढ़ाया जाएगा, स्वदेशी अपनाइए। तो ये भारत के स्वदेशी आंदोलन की टेक्निक हो गई। आप देखिए वहाँ पे भी ये टैक्टिक्स यूज़ करी गई थी, स्वदेशी अपनाइए, ब्रिटिश गुड्स को आग लगा दीजिए, उन्हें आग लगा दी गई थी, उनकी होली जला दी थी। तो इसी तरह की चीज़ें यहाँ भी हुई। और फाइनली ब्रिटेन के साथ हर तरह का व्यापार रोक दिया जाएगा। कोई व्यापार नहीं करेंगे ब्रिटेन के साथ जब तक ये टैक्स हमारे ऊपर से हटा नहीं लिए जाते। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के कुछ महीने बाद ही लड़ाई छिड़ गई और इसी तरह शुरुआत होती है अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर की। तो अप्रैल 1775 में लड़ाई शुरू होती है। पहली लड़ाई थी लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में। आपके लिए किसी भी लड़ाई का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप अमेरिका में नहीं पढ़ते हैं। अगर आप अमेरिका के विद्यार्थी हैं तो आपको ये याद करना ज़रूरी है। बाकी भारत में अगर आप या देख रहे हैं इसे, तो हमारे यहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसका ओवरव्यू, क्या इसके कारण थे अमेरिकन रेवोल्यूशन के, क्या इसका इम्पैक्ट था। ठीक है, 8 साल में बहुत सारी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई।
तो हमारे लिए सब कवर करनी और सबका नाम याद रखना पॉसिबल है ही नहीं, तो मैं उन्हें डिस्कस नहीं करूँगा। आप ये बस याद रख लीजिए, एक या दो नाम मैं आपको बताऊँगा। तो लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड पहली लड़ाई थी, और आर्मी के जो जनरल थे जो पूरी कॉन्टिनेंटल आर्मी को लीड कर रहे थे उनका नाम था जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन। आगे चलकर ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। इस आर्मी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ पे हासिल था? कंट्री साइड में, ग्रामीण इलाकों में। और जो शहर थे, शहरों के लिए बहुत लड़ाई हुई। शहरों में क्या होता था कि देखिए, कॉन्टिनेंटल आर्मी जाती थी शहरों में, कभी कभी उनका कब्ज़ा हो जाता था। जैसे बॉस्टन पे उन्होंने बहुत जल्दी कब्ज़ा कर लिया, न्यूयॉर्क पे भी कर लिया, लेकिन न्यूयॉर्क पे उन्हें कुछ ही महीनों में वहाँ से वापस भगा दिया ब्रिटेन की आर्मी ने। तो ये लोग जब भी शहरों में हार जाते थे तो ये जाके गाँव में छुप जाते थे, और गाँव में छुप के ये वेट करते थे नए लोग रिक्रूट करे, फिर से हथियार की सप्लाई आई और उसके बाद फिर से शहरों पे हमला किया। लड़ाई शुरू होने के बावजूद जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है उसने किंग जॉर्ज द थर्ड को एक लेटर लिखा और उन्हें पिटीशन किया कि आप ये ऑपरेसिव लॉज हटा लीजिए, ये सारे दमनकारी जो टैक्स लगाए हैं आपने हम पे, इन्हें हटा लीजिए, और ये जो लड़ाई है इसे हम टाल सकते हैं, लड़ाई नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, किंग जॉर्ज थर्ड ने इस अमेरिकन रेवोल्यूशन को थोड़ा पर्सनली ले लिया था। उन्होंने ये कहा कि ये रेवोल्यूशन नहीं कर रहे, ये तो कोई क्रांति नहीं है, ये तो जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, जो मेरे राजा के जो अधिकार हैं उसका हनन है, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं इन यूसर्पर्स को कभी भी टिकने नहीं दूंगा। उन्होंने घोषणा कर दी कि ये जो कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स हैं कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के, ये सारे देशद्रोही हैं, ट्रेटर्स हैं, और इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। तो एक तरफ तो इन्होंने लेटर भेजा कि लड़ाई रोक दीजिए, और उसने कहा कि तुम देशद्रोही हो और आपके खिलाफ फौज भेजी जाएगी। कई सारे कॉलोनिस्ट अभी भी ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे। वो कौन थे? वो जनरली जो शहरों में रहने वाले व्यापारी थे, जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे, उन्हें ब्रिटेन की पॉलिसीज से बहुत फ़ायदा होता था, और इन्हीं लोगों को कहा गया है लॉयलिस्ट। तो ये लगभग 15 से 20% लोग थे, और जहाँ भी इनसे हो सका इन्होंने ब्रिटेन की आर्मी की हेल्प करी। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के बाद में और सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होने के पहले बीच के समय में एक पैम्फलेट छपकर आया जिसका नाम था कॉमन सेंस। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी एक कॉपी है। जब ये आया था तब अनोनिमसली छपा था, किसी को पता नहीं था ये किसने लिखा है, लेकिन इसे बहुत वाइडली सर्कुलेट किया गया और इसमें इंडिपेंडेंस की बात कही गई। पहली बार किसी ने खुलकर आज़ादी की डिमांड करी थी। इसमें कहा गया कि हमें ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी चाहिए, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का कोई किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसकी भाषा बहुत ही सरल थी, सिंपल लैंग्वेज थी, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही अच्छे थे और रीज़नेबल थे। बाकायदा रीज़न दिए गए थे कि क्यों हमारे लिए ब्रिटिश रूल गलत है, ये जो नीतियाँ हैं ये हमारा डेवलपमेंट रोक रही हैं। किसका? ब्रिटिश कॉलोनीज़ का, अमेरिका में। तो ये पैम्फलेट लगभग 48 पेज का था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पेज का पैम्फलेट था। तो आप इसे मान लीजिए एक तरह की छोटी सी किताब ही है ये बहुत वाइडली सर्कुलेट हुआ। और आप इसका अगर रेशो देखें तो इसे कहते हैं अमेरिका के 250 सालों के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा वाइडली सर्कुलेटेड किताब है, क्योंकि उस वक्त आबादी बहुत कम थी, आबादी लगभग 30 लाख के आसपास थी, और उसमें इसकी कई लाखों प्रतियां बाहर छप के गई थी, और जगह जगह लोग इसे पढ़कर सुनाते थे, एक दूसरे को रिसाइट करते रहते थे। जिन्हें पढ़ना नहीं आता था उन्हें लोग पढ़ पढ़ के सुनाते थे कि देखो कॉमन सेंस में ये लिखा हुआ है। थॉमस पेन का ये बहुत ही बड़ा योगदान है अमेरिकन रेवोल्यूशन में। तो 1776 की शुरुआत जब तक हुई तब सारी कॉलोनीज़ में पेट्रियट्स ने वहाँ की सरकारों को हटा दिया था, यानी कि जो ब्रिटिश अपॉइंटेड गवर्नर्स हैं उन्हें हटा दिया था। जितने भी सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको वहाँ से भगा दिया गया था। कोर्ट्स में जो जज थे, जैसे जज जो हैं वो इंग्लैंड से आते थे, तो उन सभी को वहाँ से हटा दिया गया था और सब ने अपनी अपनी एक सरकार खड़ी कर दी थी। इलेक्टेड लेजिस्लेचर थे, नए कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए जा रहे थे। तो एक साल के भीतर ही सारी 13 कॉलोनीज़ के अंदर ब्रिटिश सरकार को हटा दिया गया था। और अब इन कॉलोनीज़ ने घोषणा करी कि हम कॉलोनी नहीं हैं, हम स्टेट्स हैं, वी आर स्टेट्स नाउ। तो आप देख रहे हैं कि बाद में अगर ये सब एक हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो धीरे धीरे एक देश बन रहा है। अब हम आएंगे सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस पे। ये हुई थी 1776 में, इसका गठन किया गया। ठीक है, ये सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है। इसमें भी वही जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, 13 कॉलोनीज़ के मेंबर हैं, वो सब रिप्रेजेंटेटिव हैं इसमें। और इन्होंने 4 जुलाई 1776 को
एक डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्ट किया फिलाडेल्फिया शहर में। फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में स्थित है। जगह इम्पॉर्टेंट है और डेट भी इम्पॉर्टेंट है। यूएसए का इंडिपेंडेंस डे आज भी 4 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंस की घोषणा, आज़ादी की घोषणा इस दिन करी थी। और इस डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को किसने लिखा था? थॉमस जेफरसन ने। और कुछ बहुत ही फेमस पंक्तियाँ आपको बताता हूँ इस डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। सभी मनुष्य बराबर क्रिएट किए गए हैं। दे आर एंडाउड बाय देयर क्रिएटर विथ सर्टन अनएलियनेबल राइट्स। कुछ ऐसे अधिकार जो किसी हालत में नहीं छीने जा सकते। दैट अमंग दीज आर लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। आप किसी भी व्यक्ति से उसकी लाइफ, लिबर्टी और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस का जो अधिकार है वो आप नहीं छीन सकते। ये थॉमस जेफरसन के बहुत ही फेमस वर्ड्स हैं। हालांकि इन्होंने ये लाइफ, लिबर्टी और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट लॉक से लिया था। जी हाँ, वही जॉन लॉक जो मैंने आपको एनलाइटनमेंट में बताया। तो अब आप समझ रहे हैं कैसे एनलाइटनमेंट ने अमेरिकन रेवोल्यूशन पे असर डाला। जॉन लॉक ने कहा था लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये इन्होंने 3 राइट्स बताई थी कि ये 3 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर द 3 राइट्स। ये जो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है, अब ये एक तरह से सरकार का काम कर रही थी। यही अब अमेरिका की गवर्नमेंट थी। और इसी टेम्परेरी गवर्नमेंट ने लड़ाई, वॉर एफर्ट पे ध्यान दिया। इसी ने लड़ाई के लिए जो भी पैसे की ज़रूरत थी, हथियार की ज़रूरत थी, उन सभी का बंदोबस्त किया। और इन्होंने फ्रेंच एम्पायर से सपोर्ट मांगा, तो फ्रांस ने इन्हें पैसा, हथियार और बाद में सैनिक भी दिए। तो फ्रांस की मदद से अमेरिकन लोगों ने इंग्लैंड को इस लड़ाई में हरा दिया। एक और बात, स्पेन और नेदरलैंड भी बाद में इस लड़ाई में जुट गए थे। उन्होंने भी अमेरिकन का साथ दिया। हालांकि स्पेन और नेदरलैंड्स ने काफ़ी कम सैनिक भेजे थे, लेकिन फ्रांस ने तो बहुत सैनिकों को भेजा था। और फ्रांस ने अपनी पूरी ताकत इस लड़ाई में झोंक दी थी। कारण फ्रांस को 7 ईयर वॉर का बदला लेना था। नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस बहुत कमज़ोर हो चुका था, उसके पास बिल्कुल पावर नहीं थी। फ्रांस ने सोचा कि अगर हम इंग्लैंड को यहाँ पे हरा देते हैं, अगर इंग्लैंड की कॉलोनीज़ पे इंग्लैंड का कब्ज़ा हट जाता है, तो हम फिर से यहाँ पे पावरफुल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अमेरिका की मदद करते करते फ्रांस खुद कंगाली के कगार पर चला गया, बैंकरप्ट होते होते बच गया। और कुछ ही साल बाद 1789 में फ्रांस में खुद क्रांति हो गई। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और वहाँ पे तो राजा ही चेंज हो गया। फ्रांस की कहानी पूरी अलग ही हो गई। तो इसीलिए फ्रांस को तो इससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, लेकिन अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ। और इस लड़ाई में अमेरिका के जीतने का बहुत बड़ा कारण फ्रांस था। लड़ाई ख़त्म होती है अक्टूबर 1781 में, जब अंग्रेज़ जनरल कॉर्नवालिस ने सरेंडर किया यॉर्कटाउन में। तो ये यॉर्कटाउन में आखिरी लड़ाई लड़ी गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नवालिस हैं। ये वही कॉर्नवालिस हैं जो बाद में भारत में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भेज दिए गए थे कुछ ही साल बाद। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे सरेंडर किया था यॉर्कटाउन में। और उसके बाद 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है। इस ट्रीटी के तहत फाइनली लड़ाई ख़त्म हुई ऑफिशियली, और अमेरिका को इंग्लैंड ने रिकग्निशन दे दिया। अब उन्होंने मान लिया कि हाँ, अमेरिका एक इंडिपेंडेंट देश है और हम उसे मान्यता देते हैं। इस लड़ाई में लगभग 1 लाख सैनिकों की मौत हो गई। और इस 1 लाख की संख्या में से लगभग 85 से 90% सैनिक सिर्फ और सिर्फ बीमारी के कारण मारे गए। लड़ाई लड़ते हुए तो मुश्किल से 10-15 हज़ार सैनिकों की मौत हुई थी, बाकी सब बीमारी के कारण मारे गए। क्योंकि उस वक्त मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, कंडीशंस बहुत ही ख़राब थी। अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो आदमी का मरना तय है। हाथ में कहीं भी आपके चोट आ जाए तो आपके हाथ में गैंग्रीन हो जाएगी और हाथ काटना पड़ सकता है। तो इस तरह से मेडिकल साइंस बहुत उस वक्त पुअर थी और कंडीशंस भी काफ़ी ख़राब थी। पैसा नहीं था इतना कि दवाइयाँ और मेडिकल केयर उपलब्ध कराया जा सके। तो इसीलिए इस लड़ाई में बहुत सारे लोग बीमारी के कारण मर गए। अब हम देखेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। पहली चीज़, इसने अमेरिका को आज़ाद किया और एक नए देश की स्थापना करी जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में आज़ादी, इंडिपेंडेंस और वहाँ पे जो राष्ट्रवाद की शुरुआत है वो इस अमेरिकी क्रांति के कारण हुई। अगर अमेरिका में क्रांति नहीं होती तो अमेरिका नाम का, यूनाइटेड स्टेट्स नाम का कोई देश नहीं बनता
और वहाँ पे नेशनलिज्म की कोई भावना नहीं होती और अगले 250 साल तक इस देश का कोई नामो निशान नहीं मिलता। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि एक नया राज्य तो बना, लेकिन ये एक अलग तरह का राज्य था, ए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट। क्योंकि इस वक्त दुनिया में 1783 की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त दुनिया में ज़्यादातर जो देश थे या तो कॉलोनीज़ थे, उपनिवेश थे, या फिर उनमें राजा थे। कहीं पे भी इलेक्टेड गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी जिसमें 100% जनता से चुनकर कोई सरकार काम कर रही हो। हालांकि इंग्लैंड में पार्लियामेंट थी, लेकिन वहाँ पे भी वोट देने का अधिकार किसको था? बहुत ही कम लोगों को था। सिर्फ जो उच्च वर्ग के लोग हैं, नोबल्स हैं, सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। ऐसा नहीं है कि जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो आदमी वोट दे के पार्लियामेंट में लोगों को पहुँचा रहा है, जी नहीं। लेकिन पहली बार एक मास बेस्ड, ना कि लीडर बेस्ड देश का निर्माण हुआ था, और ये था रिपब्लिक। यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट हमेशा क्या होगा? इलेक्टेड। तो इन्होंने ये नोबिलिटी का जो पूरा फंडा होता है ना, इसे ख़त्म कर दिया कि अब कोई उच्च कुलीन वर्ग का नहीं है, यहाँ पे कोई नोबिलिटी नहीं है। जॉर्ज वॉशिंगटन का बेटा कभी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा अगर अनटिल अनलेस वो चुनाव नहीं जीत जाता। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जॉर्ज वॉशिंगटन के बेटे हैं तो आप अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो ये जो नोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन का बेटा हो सकता है कि एक दुकान खोल के बैठ जाए, कोई बिजनेस करे। ऐसा भी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट ना हो तो कोई और मंत्री बन जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आज दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जितने भी रिपब्लिक हैं, तो उनमें भी यही चीज़ फॉलो होती है। और ये सबसे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन में आई थी। मॉडर्न वर्ल्ड में ये सबसे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन में देखा गया था। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट, ये इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एंटी इम्पीरियलिस्ट नेशन, क्योंकि अमेरिका खुद एक उपनिवेश रहा था तो उन्हें इस चीज़ से बहुत नफ़रत थी। और 20वीं सदी में जब डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ, जितनी भी कॉलोनीज़ हैं उनसे कॉलोनियल रूल हटा, तब अमेरिका का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। अमेरिका ने धीरे धीरे सब जगह से इंग्लैंड को मजबूर किया कि आप अपनी कॉलोनीज़ हटा दीजिए। फिर है ब्लूप्रिंट फॉर यूनाइटिंग पीपल फॉर अ कॉज। तो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन बताता है कि कैसे आप अलग अलग लोगों को इकट्ठा करेंगे एक कॉज के लिए, किसी भी एक टारगेट के लिए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि देखिए इटालियन यूनिफिकेशन या जर्मन यूनिफिकेशन, जहाँ पे लोगों के विचार काफ़ी अलग थे, जो लोग थे उनका टारगेट बहुत अलग था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक किया गया, उनकी सोच एक करी गई, उनमें एक अपनत्व की भावना जगाई गई, राष्ट्रवाद की भावना जगाई गई। तो इसका ब्लूप्रिंट कहाँ से तैयार हुआ? अमेरिका की क्रांति से। जैसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर ढूंढा गया कि टैक्सेशन, सारी कॉलोनीज़ की प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का टैक्सेशन बहुत ही अनजस्ट है। उसके बाद हमारी सबकी डेवलपमेंट को कौन रोक रहा है? ब्रिटिश सरकार। तो एक कॉमन एनिमी ढूंढा गया या फिर कॉमन कॉज ढूंढा गया जिससे कि लोगों को एक साथ रैली किया जा सके। कम्युनिकेशन स्थापित किया, लोगों के बीच में संवाद स्थापित किया, और उसके बाद प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया। जैसे थॉमस पेन का जो पैम्फलेट था उसको यूज़ किया गया, और पॉल रिवेयर ने वो पेंटिंग बनाई बॉस्टन मैसेकर की, उसे बहुत लोगों में सर्कुलेट किया। तो ये सभी प्रोपेगेंडा, राइटिंग्स, ये सभी एक ब्लूप्रिंट देते हैं कि कैसे एक क्रांति करी जाए, कैसे लोगों को इकट्ठा यूनाइट किया जाए। फाइनली आइडियाज़ ऑफ एनलाइटनमेंट फाउंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ये जो एनलाइटनमेंट के कॉन्सेप्ट थे, पहले लोग मानते थे कि ये सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं, ये रियल वर्ल्ड में आ नहीं सकते। क्योंकि देखिए एनलाइटनमेंट तो 100 सालों से भी ज़्यादा से चल रहा था। जब ये अमेरिका की क्रांति हुई तो उससे 100 साल पहले से जॉन लॉक ने अपनी किताबें छाप दी थी। तो लोग इन्हें कई सालों से पढ़ रहे थे, लेकिन सब यही कहते थे कि ये तो ठीक है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। जॉन लॉक खुद कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में। जॉन लॉक ने कहा कि पावर कम्स फ्रॉम पीपल, लेकिन वहाँ तो पावर किससे आता था? राजा से, पार्लियामेंट से, लोगों से थोड़ा ना आता था पावर। तो ऐसे में जब जॉन लॉक के आइडियाज़ को पहली बार धरातल पे उतारा गया तो इससे पूरी दुनिया को लगा कि हाँ, एनलाइटनमेंट के आइडियाज़ शायद रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो सकते हैं, उन्हें प्रैक्टिकली अपनाया जा सकता है। अमेरिकन रेवोल्यूशन में एक बात जो कही गई वो मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई नोबिलिटी नहीं है। तो यूरोप की सोसाइटी में जैसे देखिए नोबल्स होते हैं, तो यूरोप की सोसाइटी में अगर आप उच्च कुलीन वर्ग में पैदा हो गए तो आप एक अलग क्लास में चले गए और आपकी सुपीरियोरिटी अलग होगी। तो अगर आप राजा के घर में पैदा होते हैं, अगर आप राजकुमार हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि आप में ज़ीरो बुद्धि है या फिर आपकी IQ 140 है।
आपको बराबर रिस्पेक्ट मिलेगी समाज में। आपकी जो सोसाइटी में आपकी जो क्लास है, आपकी सुपीरियोरिटी है, आपके सामने सर झुकाने वाले लोग हैं, वो उतने ही रहेंगे, चाहे आप में बिल्कुल दिमाग ना हो, चाहे आप में फुल दिमाग हो, 140 आपकी आईक्यू हो। लेकिन अमेरिका में ऐसा अब नहीं होगा। यहाँ पे सोसाइटी का नेचर इन्होंने बदल दिया है थोड़ा सा। यहाँ पे कोई नोबिलिटी नहीं है। नो अमेरिकन इज़ इनहेरेंटली सुपीरियर टू एनी अदर अमेरिकन। यहाँ पे कोई भी अमेरिकी व्यक्ति किसी दूसरे अमेरिकी व्यक्ति से कम या ज़्यादा नहीं है। इनहेरेंट यानी कि पैदा होते ही उसके अंदर कोई सुपीरियोरिटी नहीं होगी। हाँ, वो अपने वर्च्यू से, अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अगर आगे बढ़ता है तो उसको इज़्ज़त दी जाएगी, वो ऊपर जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई 140 आईक्यू के साथ आएगा तो अमेरिका की सोसाइटी में उसकी इज़्ज़त अलग होगी। और यहाँ पे अगर किसी का 0 आईक्यू है, समाज के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, समाज के लिए उसने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। लेकिन ऐसा यूरोप में नहीं है। यहाँ पे 0 आईक्यू वाले को भी वही लोग सलाम करेंगे जो 140 वाले आईक्यू को जितने करते हैं, उतने ही उसे भी सलाम करेंगे। तो आपको फ़र्क समझ में आ रहा है दोनों सोसाइटीज़ में कितना बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे इक्वालिटी है, लोग बराबर हैं। तो ये है अमेरिकन रेवोल्यूशन का कमाल। फिर है इंस्पायर्ड एंड लेड टू अदर रेवोल्यूशंस स्पेशली फ्रेंच। मैंने आपको बताया था कि फ्रांस खुद कंगाल हो गया था अमेरिका की मदद करते करते, और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन शुरू हुआ। ये उनमें से फ्रांस की क्रांति के कारणों में से एक था अमेरिकन रेवोल्यूशन। उसके अलावा लैटिन अमेरिका में 1820 और 30 के दशक में कई सारे साउथ अमेरिकन और लैटिन अमेरिकन देशों में आज़ादी आई और स्पेन से वो आज़ाद हुए, और वो भी सब किससे इंस्पायर्ड थे? अमेरिका के रेवोल्यूशन से। फाइनली ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा बदला, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आई 1784 में, जैसे ही अमेरिकन रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ उसके तुरंत बाद। ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्राउन का कंट्रोल लेकर आया। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी की तरह नहीं है कि उसकी जो मर्ज़ी है वो करेगी। उसके कुछ डिसीजंस क्राउन के अंडर में आ गए हैं। जो ब्रिटेन क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट है, अब उसका कंट्रोल है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में उसके अपॉइंटेड मेंबर्स हैं। तो ऐसा क्यों किया गया? कंपनी को, ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटेन के राजा को ऐसा लगा कि जैसा अमेरिका में हुआ कि वहाँ के कॉलोनिस्ट्स ने हमसे अपना नाता तोड़ लिया और उन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया, कि कल को ईस्ट इंडिया कंपनी ये काम ना कर ले। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बस के ऐसा ना कहे कि हमारा इंग्लैंड से कोई लेना देना नहीं है, हमारा भारत पे अपना राज है और हम तो भारत के शासक बनेंगे, आपको अब हम कोई टैक्स नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं देने वाले। तो इसी डर से ईस्ट इंडिया कंपनी पे सरकार ने अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया। और अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो आप देखेंगे धीरे धीरे चार्टर एक्ट्स 1813, 1833, इनके थ्रू कंपनी पे ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल बढ़ता गया और फाइनली कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और पूरा राज किसके हाथ में आ गया? डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के पास 1858 में। फिर कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स। तो ये वही कॉर्नवालिस हैं जिन्होंने यॉर्कटाउन में सरेंडर किया था, तो इन्हें भेजा गया भारत, और भारत भेज के इन्हें बोला कि अब आप वहाँ पे रिफॉर्म करो। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे भारत में कई तरह के, और इससे ये कोशिश करी गई कि जैसे टैक्सेशन में सुधार आए, तो इन्होंने लैंड सेटलमेंट किया। तो ये सब इसीलिए किया गया क्योंकि अब उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन से सीख ली थी। वहाँ से उन्होंने सीखा कि टैक्सेशन एक लिमिट में होना चाहिए, अगर हद से ज़्यादा हुआ तो क्रांति आएगी, लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की, बिल्कुल शॉर्ट में। अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का पहला लिखित संविधान है। 1789 में उसे एनफोर्स किया गया। ये 1789 में शुरू हुआ था। इसमें लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ की बातें करी गई है। नेचुरल राइट्स ऑफ मैन, बिल ऑफ राइट्स। तो नेचुरल राइट्स ऑफ मैन, जैसे मैंने आपको बताया, एनलाइटनमेंट का आइडिया है कि हर इंसान की कुछ नेचुरल राइट हैं, उन्हें फॉलो करना होगा, और इसी के लिए बिल ऑफ राइट्स वहाँ पास किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके, और इसी बिल ऑफ राइट्स से हमारी फंडामेंटल राइट्स इंस्पायर्ड हैं। भारत के संविधान की जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड हैं। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करी गई कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सभी के बीच में सेपरेशन होगा, इनमें एक दूसरे का दखल नहीं होगा। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने।
मॉन्टेस्क्यू ने पहली बार कहा था कि ये अलग होनी चाहिए, किसी भी एक विंग का दूसरे विंग के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। फाइनली सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, इन तीनों के अंदर इंटरफेरेंस तो नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए ताकि एक ब्रांच दूसरे पे अपना कंट्रोल रखे। तो ये भारत के संविधान में भी हैं। तो ये सभी बातें सबसे पहले यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल हुई थी। फाइनली क्रिटिसिजम्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, एटलीस्ट पिछले कई सालों से तो नहीं पूछा गया है यूपीएससी मेंस में कि अमेरिकन रेवोल्यूशंस के क्या क्रिटिसिज्म है, क्या उसमें खामियां थी। तो फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला इसका जो क्रिटिसिज्म था वो ये कि इस रेवोल्यूशन ने समाज में कोई व्यापक बदलाव नहीं लाया। तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने तो वहाँ के समाज को बदल के रख दिया कि जो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट है, इनकी पावर्स काफ़ी कम हो गई, ख़त्म हो गई, अब जो आम आदमी है उसके पास सारी पावर है। अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ, अमेरिका की क्रांति में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो राइट्स हैं ये यूनिवर्सल नहीं थी, सभी को नहीं दी गई। यहाँ पे जो अधिकार हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स की बातें कर रहे थे ना थॉमस जेफरसन, वो अनएलिएनेबल राइट्स, वो केवल उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है वो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी हो। तो बेसिकली पूरी पॉपुलेशन के सिर्फ 15 से 20% लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास स्लेव्स हैं, गुलाम हैं, सिर्फ वो उन राइट्स को डिमांड कर सकते हैं जुडिशरी, और वहाँ पे जाकर आप बिल ऑफ राइट्स अपने राइट्स के ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी उन राइट्स को नहीं डिमांड कर सकता। 30% आबादी तो किसकी थी? गुलामों की थी, स्लेव्स, अफ्रीकन अमेरिकन्स, और किसी भी महिला को तो कोई भी अधिकार नहीं था। तो वैसे ही महिलाएं अगर नहीं है तो 50% आबादी को तो कोई अधिकार है ही नहीं, और उसके अलावा स्लेव्स, तो आप देख ही सकते हैं लगभग 70-80% आबादी को तो कुछ भी नहीं मिला इस रेवोल्यूशन से, उनकी ज़िंदगी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट अमेरिका में जब क्रांति चल रही थी, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, तो ब्रिटेन ने वहाँ के गुलाम लोगों को ये ऑफ़र दिया, स्लेव्स को, कि अगर आप अपने मास्टर्स को छोड़कर हमारे साथ आते हो, ब्रिटेन की फ़ौज के साथ लड़ाई लड़ते हो, तो आपको इस लड़ाई के बाद आज़ादी दे दी जाएगी। तो इसीलिए कई सारे स्लेव्स अपने अपने प्लांटेशंस को छोड़कर ब्रिटेन की आर्मी में शामिल हो गए थे। पावर टेकन फ्रॉम रिच वाइट इंग्लिश मैन एंड कंसोलिडेटेड इनटू रिच वाइट अमेरिकन मैन। तो पहले भी पावर किसके पास था? वही गोरे लोगों के पास में, जो अमीर हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है। बस फ़र्क इतना था कि वो इंग्लैंड में बैठे होते थे, लंदन में पार्लियामेंट में कानून बनाते थे, और अब वो जो गोरे लोग हैं, जो अमीर हैं, वो कहाँ बैठते हैं? अब वो बॉस्टन, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया जैसे शहरों में बैठे हैं, और अभी भी कानून तो वही बना रहे हैं। तो इट टुक पावर फ्रॉम रिच वाइट इंग्लिश मैन एंड गेव इट टू रिच वाइट अमेरिकन मैन। और ये बहुत बड़ा कारण मैंने आपको यही बताया कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया और स्लेव्स को कोई अधिकार नहीं दिया गया। तो इसीलिए अमेरिकन रेवोल्यूशन के आइडिया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, आइडिया बहुत अच्छे थे, लेकिन इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन, वो बहुत ही कमज़ोर था। इतना कमज़ोर था कि अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स को वोटिंग राइट्स मिलने में 170 साल और लग गए। 1965 में जाकर अफ्रीकन अमेरिकन्स को वोट करने की आज़ादी मिली, और महिलाओं को वोट करने की आज़ादी, वोट करने का अधिकार 1920 और 1930 के बीच में मिला। तो आप देख सकते हैं लगभग 150 सालों बाद। तो इसीलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छा नहीं था। और स्लेवरी कब अबॉलिश हुई? स्लेवरी भी सिविल वॉर के ख़त्म होने के बाद, पूरा सिविल वॉर ख़त्म हो गया, 1865 के आसपास स्लेवरी अबॉलिश करी गई, जबकि इंग्लैंड ने 1842 में ही स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था। तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन के। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप हमारे स्टैटिक सिलेबस के लिए, बैंक और एसएससी एग्ज़ाम्स का जो पूरा स्टैटिक सिलेबस है, उसके लिए आप हमारे टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज़ भी देख सकते हैं studiiq.in पे जाकर, या फिर इस नंबर पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कीप द एजुकेशन रेवोल्यूशन गोइंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू।